कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आती हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। विवेक के जाने के बाद रूही खुद को सोचने से रोक नहीं पाती। क्या सच में विवेक के साथ गलत कर रही है? क्या उसे उसका हक नहीं दे रही? उसने सिर्फ करण से प्यार किया, उसी को खुद को सौंप दिया। उसे अपने छोटे शैतान को देखकर करण की याद आ रही थी। कैसे वो अभी से ही कुछ दिनों का होकर भी अपनी माँ पर हक जताया करता था, जैसे करण जताता था। करण भी ऐसे ही उस पर हक जताता था, पर विवेक ऐसा नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था, कुछ भी फ़ोर्स नहीं करता था। उसकी आँखों में कभी भी हवस नहीं होती थी, बस प्यार था, आज भी और कुछ साल पहले भी। जब वे नहीं जानती थी तब भी, और अब जब वो जानती है तब भी। विवेक के साथ बिताए पलों को सोचकर रूही के होठों पर मुस्कान आ जाती है। रूही ने जितना भी बुरा बिहेव क्यों ना किया हो, विवेक कभी पलटकर कुछ भी नहीं कहता। जितनी बार वो टूटी, उसे संभालने के लिए वही आगे आया। हर मोड़, हर जगह, हर वक्त उसके पास था, उसके साथ खड़ा रहा। उसके छोटे शैतान को भी इतना प्यार दिया, शायद अपने बच्चे को भी कोई इतना ना देता हो। छोटा शैतान अब सो चुका था। रूही ने उसे अच्छे से बेड पर लेटाया अपने ऊपर। ऐसे लगा कि जैसे वो सो गया हो। वो काफ़ी देर उसकी गोद में था। वो अपने पैरों को स्ट्रेच कर रही थी, क्योंकि उसे हल्के हल्के पैरों में दर्द हो रहा था। उसने अपने पैरों को फैलाया और उन्हें दबाने लगी। विवेक जब स्टडी से बाहर आया तो उसने रूही को इस तरह देखा। वो अजीब सा कुछ कर रही थी। वो उसके पास आकर ध्यान से उसे देखता है तो समझ आया कि वो अपने पैरों को दबाने की कोशिश कर रही है। विवेक उसके पैरों के पास बैठ जाता है और हल्के से उसके पैरों की मसाज करने लगता है। ये देख रूही एकदम से अपने पैर वापस खींचते हुए कहती है, रहने दे। इससे पहले वो खींच पाती, विवेक उसके पैरों को पकड़ लेता है। रूही मना करती है, रहने दें प्लीज़। विवेक बिना कुछ देखे ही कहता है, कोई बात नहीं, मेरा हक है ये, तुम्हारा ख्याल रखना। रूही बस चुप रह गई। विवेक उसके पैरों की मसाज कर रहा था काफ़ी अच्छे से। रूही को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी ध्यान नहीं दिया इस इंसान पर विवेक ने नज़र उठाकर कभी देखा ही नहीं उसे। शायद वो शर्मिंदा फ़ील कर रही थी, पर उसे वो कभी भी शर्मिंदा फ़ील कराता ही नहीं था। इस तरह का इंसान कहाँ मिलेगा जो अपनी भावनाओं को मारकर आपको इतना प्यार करे, जो अपनी इच्छाओं को अंदर दबाकर आपसे सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत करे। रूही खुद भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। करण की यादें उसे कितना तड़पाती क्यों ना हो, पर फिर भी कभी भी उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वैसे ही विवेक था, कभी भी उसकी हाँ के बिना उसके करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये दोनों भाई कितने अच्छे थे ना, लड़कियों की इज्जत करना जानते थे और प्यार को बहुत महत्वपूर्ण रखते थे। सर पर बिठाकर रखते थे अपनी मोहब्बत को। रूही मुस्कुराकर रह जाती है। उसे पता ही नहीं था कि आज उसके चेहरे पर हसीन सी मुस्कान तैर गई थी। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। विवेक अपने और उसके डिनर को रूम में ही मंगवा लेता है। उसने चेंज किया। एक मेड ने आकर उन्हें खाना दिया। दोनों ने अपना अपना खाना ख़त्म किया। जैसे ही विवेक सोफ़े की तरफ गया, रूही ने बहुत हिम्मत बटोर कर कहा कि वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। विवेक पलटकर उसे देखने लगता है तो रूही ने एकदम से कह दिया, बेड पर सो जाइए। अकेले इसको इतना उसके मुंह में ही रह गया था, बाकी के शब्द निकले ही नहीं। विवेक बिना बोले ही बेड की दूसरी साइड आ गया। छोटा सा शैतान अब भी सोया हुआ था डिम लाइट में। दोनों ही थके हुए थे, इसलिए लेट गए थे। धीरे धीरे विवेक बस रूही को देख रहा था। रूही की आंख लग गई थी। दिन में बिल्कुल आराम नहीं कर पाई थी। आज काफ़ी मेहमान भी आए थे। विवेक की आंखों में इस वक्त प्यार था, इतना कि कोई हद नहीं थी। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी। एक न एक दिन रूही उसे अपना लेगी, उसकी हो जाएगी और इस रिश्ते को मौका देगी। रूही को देखते देखते विवेक की आंख लग गई। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चले गए। दोनों की आंख तब खुली जब छोटा सा बेबी गोलू मोलू सा रो रो कर पूरे कमरे को सिर पर उठा रहा था। विवेक ने जल्दी से उसे गोद में लिया, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। शायद उसे भूख लग गई थी। रूही भी उठकर बैठ गई थी। उसे देखा उसका छोटा गोलू मोलू रो रहा है और चुप होने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए वो रूही की गोद में उसे दे देता है और कहता है, मुझे लगता है इसे भूख लगी है। थोड़ी देर के लिए कमरे का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया। रूही को शर्म आ रही थी, पर अगर वो शर्म करती रहती तो उसका बच्चा भूखा रह जाता। माने न माने, विवेक उसका पति है, दुनिया के सामने ही सही। रूही ने अपनी आंखें उठाकर विवेक को देखने की हिम्मत नहीं की। बाहर ठंड का महीना है।
इतनी ज़ोरों की ठंड है और वो कैसे कह दे कि उसे बाहर चले जाओ। विवेक रूही को बिना देखे ही कहता है, मैं बाहर हूँ। पर रूही ने एकदम से अपने मन को समझाया। उसे बहुत बुरा लगा विवेक के लिए। रात को वो इतनी ठंड में बाहर रहेगा, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे समझा नहीं पा रही खुद को। इसलिए उसने विवेक का हाथ पकड़ लिया। विवेक पलटकर जाने ही लगा था कि रूही ने बहुत हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा था। रूही ने जल्दी से बहुत हिम्मत करके कहा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। विवेक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। चलो, रूही ने इस रिश्ते को माना तो सही ना। रूही जल्दी से अपने बच्चे के लिए अच्छा करती है और उसे फीड देती है। वो गोलू मोलू सा चुप हो गया सा। रूही को थोड़ी शर्म तो आ रही थी, पर क्या करे। विवेक ने भी खुद को शांत किया। उसने ज़रा भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये काफ़ी अलग था। उसने अपनी आंखों को झुका कर रखा था। रूही को ज़रा भी शर्मिंदा फील नहीं करा सकता, क्योंकि वो खुद पहले ही बहुत शर्मा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से रूही और भी ज़्यादा बुरा फील करेगी। उसने बहुत ही खूबसूरती से और धीरे से रूही के पीछे पिलो लगाते हुए कहा, तुम तकलीफ़ ना हो इसलिए पिलो लगा लो। एक भी बार रूही की तरफ नहीं गलत नज़र से देखा। रूही का चेहरा टमाटर की तरह लाल था। विवेक खुद को हंसने से रोकना चाहता था, पर वो मुस्कुरा दिया। पता नहीं उसे क्या सूझा। उसने अपने होंठ रूही के गालों पर रख दिए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता ना, रूही के गाल और भी ज़्यादा लाल हो गए। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। विवेक गलत नहीं था। रूही उसकी पत्नी थी। उसके मन में उसके लिए भावनाएं थी, और ये बात रूही जान भी रही थी, पर वो मानने को तैयार नहीं थी विवेक के प्यार को। विवेक के इस एक्शन ने रूही को काफ़ी हैरान किया था। उसने सोचा नहीं था कि विवेक ऐसा कुछ करेगा। उनकी शादी को 10 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, पर अभी भी अनजानों की तरह इस कमरे में रहते थे। लेकिन आज शायद ये पहली बार था जब विवेक ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाए हों रूही की तरफ। पर पता नहीं क्यों रूही कोई प्यार नहीं दिखाती। उसके इस प्यार के लिए भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि गंदगी तो उसे महसूस नहीं हुई। ये कोई बुरा टच नहीं था। ये पहली बार था जब उसे पता चला कि विवेक उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है, पर वो उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बस अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती है ना। वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सपने नहीं देख रही थी, क्योंकि अब भी करण के आने की उम्मीद उसके अंदर थी। पता नहीं क्यों, पर वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। ये कैसी सिचुएशन थी। ये वही इंसान था जिसके पास वो जाया करती थी भागते हुए अपने दिल की हर बात करने। पर आज हालात कुछ अलग थे। दुनिया के लिए वो पति पत्नी थे, पर इस कमरे में वो अनजानों की तरह रहते थे। एक बार फिर हिम्मत विवेक ने ही की थी। अपना पूरा ध्यान उसने छोटे शैतान पर रखा था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा लाल था। पता नहीं क्यों उसे इतनी शर्म महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में नमी भी थी जो विवेक ने देखी नहीं। शायद वो करण के लिए थी। शायद वो अपना प्यार बांटना नहीं चाहती थी, पर किस्मत उसे कहाँ लाकर छोड़ रही थी उसे पता नहीं था। भले ही उसने करण के आने की उम्मीद छोड़ दी हो या ना छोड़ी हो, पर वो करण से प्यार करना कभी नहीं छोड़ पाएगी। पर विवेक का क्या? वो उसे कब तक इग्नोर कर पाएगी? आज नहीं कल तो विवेक की भावनाएं बाहर आएंगी और उसके दिल में जगह बना लेंगी, और इस बात को वो जानती है। भले ही करण जितना प्यारा क्यों ना हो, पर विवेक के लिए वो क्या कर सकती है। वो उसके साथ ज़िंदगी बांटने को तैयार नहीं थी। विवेक ने अपना सर रूही के सिर से जोड़ लिया था और दोनों बच्चे को देख रहे थे, क्योंकि वो गोद में ही सो चुका था। रूही की आंखें बंद थी। डर था, करण को धोखा तो नहीं दे रही ना। विवेक की आंखें बंद थीं और उम्मीद थी। धीरे धीरे सही रूही इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही थी। दोनों अलग हुए और विवेक ने अच्छे से बेड पर बच्चे को लेटाया और दूसरी साइड आकर लेट गया। वो गोलू मोलू अपने माँ बाप के बीच आराम से सो चुका था। शायद ये उसके लिए सबसे सेफ थी। रूही भी अच्छे से लेट गई थी, करवट लेकर बच्चे की तरफ, क्योंकि वो पीट करके नहीं सो सकती। रूही ने एक भी बार विवेक की तरफ नहीं देखा। शर्म उसे बहुत ज़्यादा आ रही थी और दर्द उसकी आंखों से बाहर आ रहा था। वहीं काव्या के घर पर इस वक्त रेहान शुभी को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी वजह थी उसकी प्रेगनेंसी, वजह थी उसके मूड स्विंग्स। जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी वो कुछ भी करती थी। दिन रात उसे टॉर्चर कर रही थी। कभी उससे पैर दबाती तो कभी कुछ खाने की फरमाइश करती।
और ये कभी रात को तो कभी दिन में, आधी आधी रात को भी कुछ ना कुछ कह देती। वो बेचारा बहुत ही परेशान हो चुका था उसके इस मूड स्विंग से। वो कभी कभी तो रोने भी लगती थी। वहीं काव्या के रूम में विराट अपने बेटी को लेकर इधर से उधर टहल रहा था और नन्हा शैतान अपनी बीवी की गोद में आराम से बिठाया हुआ था। उसके दोनों बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे थे। काव्या जो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी विराट की तरफ देखती है, कहती है, हमने अपने बच्चों के नाम क्या रखने हैं? मैंने रूही से पूछा, उसने बताया ही नहीं, बोल रही थी सरप्राइज है। आप ही बताओ उसने क्या नाम रखे होंगे? विराट मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कैसे पता? तुमने खुद ही तो सारी जिम्मेदारी रूही को दी थी, वो अच्छे नाम सोचेगी। वैसे भी कल तो नामकरण की पूजा है ही, वो आएगी और बता देगी। और उसका वो छोटा शैतान भी तो है, उसका भी नाम रखना है उसे। काव्या उबासी लेते हुए अपने बच्चों को देख रही थी और सोच रही थी ये कब सोएंगे। उसे बहुत नींद आ रही थी। विराट हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता ये सोएंगे। मुझे तो तुम्हारे पास भटकने भी नहीं देते। मैं सच में तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ क्या? जब से ये आए हैं मुझे तुम्हारे पास आने भी नहीं देते। वैसे तुम बहुत स्वीट लग रही हो। क्योंकि वो मुंह बना रही थी, काव्या हंसते हुए कहती है, मेरे मज़े मत लीजिए ना, आप और बच्चों से क्यों जल रही हो? विराट काव्या को देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हें तो ना सोना चाहिए, तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो और हर वक्त तुम्हारे पास यही रहते हैं, तुम्हें क्या जल भी नहीं सकता और मुझे तो पास आने भी नहीं देते। तड़प तो होगी ना मुझे तुम्हारे पास आने की। विराट काव्या को देखकर बस हंस रहा था। काव्या को शर्म आ रही थी, उसका पति अपने बच्चों से ही जलन महसूस कर रहा था। सच में विराट और काव्या दूर दूर ही रहते थे जब से उनकी प्रेगनेंसी हुई थी। ये सोचकर कि उसके गाल गुलाबी से हो गए, वो खुशनसीब थी कि विराट इतना अच्छा था। कभी कभी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सोचते हैं पर वो नहीं मिलती, पर वो कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता, बस प्यार करता है, ध्यान रखता है। वहीं सुबह मेहरा हाउस में पूरा घर सजावट से बहुत ही खूबसूरती फूलों से सजाया गया। आज छोटे से गोलू मोलू का नामकरण था। मेहमानों से घर भरा हुआ था। छोटा सा हवन रखा गया था बच्चे के नाम के लिए। ऊपर रूही अपने रूम में पिंक कलर की साड़ी पहने तैयार हो रही थी। गले में मंगलसूत्र था, मांग में थोड़ा सा सिंदूर, प्यारी लग रही थी। माथे पर पिंक कलर की बिंदी जो उसे खूबसूरत बना रही थी। विवेक जब नहाकर आया तो उसने रूही को देखा, वो अपने बेटे को तैयार कर रही थी। बच्चे को वाइट कुर्ता और धोती पहनाई थी जो नानी लेकर आई थी उसकी। विराट ने भी वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना था। तीनों हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। तीनों साथ में सीढ़ियों से नीचे आते हैं। हर कोई उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों साथ में खूबसूरत लग रहे थे। पंडित जी हवन शुरू करते हुए कहते हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण हुआ और हवन शुरू हुआ। दिल को सुकून सा मिल गया। आंखों में उदासी भी थी किसी किसी के। हर कोई उन उदासी भरी आंखों से मंत्रोच्चारण को सुनते हुए मन को शांत कर रहा था। रूही के बच्चे के नामकरण की पूजा में बैठते ही रूही को करण की याद आ गई, क्योंकि करण और शिमला रूही की रूह में बसे थे। कुछ महीने पहले शिमला में रूही किचन में खाना बनाते हुए घड़ी की तरफ देख रही थी। आज करण की छुट्टी थी, इसलिए वो लेट उठने वाला था। वैसे तो वो कभी ऐसा करता नहीं है, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी वो थोड़ा सा आलसी हो गया था। जब दिल करता था तब उठता था और तो और रूही को छेड़ता रहता था, उसे तंग करता था। वो बेड से निकलता ही नहीं था, रूही को उठने नहीं देता था और शरारतें करता था। ये रोज का ही था। रूही गुस्से से किचन में अपने बेडरूम में जाती है और करण उल्टा बेड पर सो रहा है। उसे पता नहीं था कि वो उठा है कि नहीं, सिर्फ लोअर पहनकर सोया हुआ था। रूही पास जाकर उसके कंधे को थोड़ा सा मारते हुए कहती है, उठ जाइए, मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, 2 बार चाय बनकर पी चुकी है और मुझे भूख लगी है। करण जल्दी से उसे पकड़कर नीचे करते हुए कहता है, मुझे भी भूख लगी है, पर मुझे तुम्हें खाना है। तुम्हें पता नहीं मेरे पास आना चाहिए तुम्हें। चलो पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें खा लूँ, उसके बाद बातें करते हैं। रूही को कुछ भी समझ नहीं आया। करण उसे अपने नीचे कर लेता है और कहता है, चलो प्यार करते हैं। करण प्यार से कहता है, तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें ना देख लूँ तो मैं उठता नहीं हूँ, मेरी सुबह ही नहीं होती है। रूही कोई जवाब नहीं देती। वो आंखें बंद कर बस करण के प्यार को महसूस कर रही थी। जब भी करण उसके पास आता था ना, वो बस बहक जाया करती थी। दोनों अपने प्यार में खो से गए थे। थोड़ी देर बाद रूही करण के पास ही थी।
वो अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाते हुए कहती है, कभी हमारे बच्चे होंगे तो उनका क्या नाम रखेंगे? रूही उसकी तरफ देखकर कहती है, बोलिए ना, इस बारे में कुछ सोचा है? करण उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर रूही मुस्कुरा देती है। तभी रूही अपनी यादों से बाहर आई, क्योंकि मीरा जी ने उसके कंधे पर हाथ से मार खिलाकर कहा, बच्चे का नाम बताओ बेटा। तो रूही ने नम आँखों से 2 आंसू उसके गालों पर आ गए। उसने बहुत ही भावुक पल से कहा, रूहान। रूहान मेहरा। उसने धीरे से बच्चे के कान में ये कहा था। करण और रूही के नाम से बना रूहान। सब खुश हो गए थे इस नाम को सुनकर। सबको नाम बहुत अच्छा लगा। विवेक को कुछ भी नहीं पता था। उसके दिल में अजीब सी चुभन हो रही थी, पर वो कुछ कह नहीं पाया। ना ही उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन आने दी। पर वो मुस्कुरा ज़रूर रहा था, पर उसकी भावनाएं सब लोग समझ रहे थे। कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। नामकरण की पूजा के बाद रूही को रूहान को कमरे में भेज दिया, क्योंकि वो पूरा रो रो कर सर पर घर उठा रहा था। काव्या भी अपने घर निकल गई। 2 दिन बाद उसके घर भी फंक्शन था। रूही अपने कमरे में थी। विवेक जब रूम की तरफ चल दिया तो हाथों में खाने की थाली थी। रूही रूहान के कपड़े बदल रही थी और उसके साथ बातें भी कर रही थी। रूहान भी रूही की हर बात पर मुस्कुरा रहा था। प्यारा बच्चा जो था, अपनी माँ की हर बात को समझता हो। विवेक बेड के पास आता है, उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इस शैतान को मैं संभाल लेता हूँ, तुम नाश्ता कर लो। रूही बस हूँ कर देती है। सच में उसे भूख लगी थी। विवेक ने आगे बढ़कर रूही के गोद से रूहान को ले लिया। रूहान ने अपनी आंखें उस पर जमा सी ली, जैसे कहना चाहता हो, मुझे मेरी माँ के पास रहना है और आप मुझे इस तरह क्यों ले रहे हैं। रूही ने अभी अपने 2 नवाले खाए थे कि वो फिर से रोने लगता है। ये लड़का सच में बहुत नौटंकीबाज है। रो रो कर पूरा कमरा सिर पर उठा लिया करता है। विवेक उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, देखो फिर से रोने लगा है। कि तभी रूही कहती है, लाइए मुझे दे दीजिए, शायद भूख लगी होगी। विवेक रूहान को रूही की गोद में दे देता है। कल रात के बाद रूही को अब थोड़ी शर्म तो कम आ रही थी, क्योंकि उसे पता था वो कभी गलत नज़र से देखेगा ही नहीं। विवेक भी बेड पर बैठ गया था। एक एक निवाला रूही को खिला रहा था। कहीं ना कहीं दोनों के बीच अनकही सी मोहब्बत आने लगी थी। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, लेकिन प्यार ज़रूर था। रूही ने भी इस चीज़ से मना नहीं किया। वो चुपचाप से अपना खाना खा रही थी, क्योंकि कब तक वो भागने वाली थी इस रिश्ते से, विवेक से। आज का दिन ऐसे ही बीत गया था। थके होने के कारण सब लोग अपने बेड पर थे। रूही आराम से लेट गई। रूहान उसके ऊपर उसके पेट पर ही लेटा हुआ था। बेड पर लिटाते ही रोने लगता था। विवेक रूही को देखकर कहता है, तुमसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया है ना? देखो शैतान तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। कोई कहेगा ये सिर्फ 1.5 महीने का है, इसकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं। ये किसी और को तुम्हारे पास आने भी नहीं देता। रूही कुछ भी नहीं कहती। वो सच में हैरान थी। रूहान का बिहेवियर बहुत अलग था। आम बच्चों की तरह नहीं था। कोई भी उसे गोद में लेने की कोशिश करता तो वो रोने लगता, चीखने लगता और चुप भी नहीं करता। रूही पर हक जताता। बाहर के लोग तो उसे छू भी नहीं पाते थे। शायद वो करण पर गया था। करण को भी ज़्यादा लोगों का टच पसंद नहीं था। शायद उसका बेटा भी उसी पर चला गया था। विवेक के साथ उसकी अटैचमेंट थी, क्योंकि अस्पताल में वही उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताता था और मीरा जी के पास चला जाता था। बाकी घर वाले तो अभी तक तरस रहे थे उसे गोद में उठाने के लिए। बड़ी मुश्किल से रूही ने हिम्मत करके रूहान को बेड पर लेटाया। काफ़ी देर से वो सीधा लेटी थक गई थी और शैतान सोने का नाम नहीं ले रहा था। टुकर टुकर बस रूही को देखे जा रहा था। आज शायद इसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि दिन में बहुत सो लिया होगा। रूही ने साइड ले ली। उसे अपनी पीठ में दर्द का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। मुंह से हल्की सी आह भी निकल गई। विवेक ने ये देख लिया था। विवेक उठा और रूही की दूसरी साइड आकर लेट गया और हल्के से उसकी पीठ को दबाने लगा। रूही मना करती रह गई, लेकिन उसने ये करने दिया, क्योंकि उसे आराम मिल रहा था। विवेक उसके हाथों को हटाकर कहता है, चुपचाप से आराम करो। रूही बस चुप रह गई, क्योंकि सच में आराम दे रहा था उसे। क्या होगा अगले भाग में जानते हैं।